दोस्तों, इतिहास रचने के लिए इतिहास पढ़ना ज़रूरी रहता है। इसी क्रम में हम कंप्यूटर का हिस्ट्री और जनरेशन पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर का इतिहास है वो लगभग 400 साल पुराना है। आप देख सकते हैं पहले अबिकस का आविष्कार हुआ था, जो कि एक गणना यंत्र था, यानी कैलकुलेटर की तरह था, है ना। उसके बाद पास्कलाइन आया, डिफरेंस इंजन आया, एनालिटिकल इंजन आया, एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में माइक्रो प्रोसेसर आया, जो कि कंप्यूटर का जो साइज़ है उसको इस्तेमाल करने में काफ़ी हेल्पफुल था, है ना। तो ये 400 साल का इतिहास है। इसमें एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। आज जो हम कंप्यूटर देखते हैं वो ऐसा रहता है, तो हमारा जनरल परसेप्शन ऐसा है कि कंप्यूटर ऐसा डेस्कटॉप या लैपटॉप है, लेकिन एक कैलकुलेटर भी एक कंप्यूटर है। आपके यहाँ जो भी जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी, एसी, सब कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है ना। जो भी इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है, वो कंप्यूटर है, ठीक है। सबसे पहले अबेकस देख लेते हैं। अबेकस जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, अबेक्स। ये इस तरह का ऑफ बीट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसको देख लीजिए। और ये जो अबेकस है, ये दुनिया का सबसे पहला काउंटिंग मशीन था, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आज भी यूज़ होता है काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। पास्कलाइन जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, या अगर फंडामेंटल कैलकुलेटर बोले तो आपको पास्कलाइन पे टिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मैकेनिकल नहीं था, ये सिर्फ सिंपल था। और यहाँ पर पास्कलाइन जो है एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ये सिर्फ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता था। नेक्स्ट आता है डिफरेंस इंजन की। तो इसका जो इन्वेंशन है वो चार्ल्स बेबेज है। इसको आप लोग जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है इनको। पहले के कंप्यूटर काफ़ी हैवी हुआ करते थे, रूम के साइज़ के, आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे ये स्मॉल होता जाएगा। फिर आता है एनालिटिकल इंजन। ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंशन किया गया है। इसको कई बार पूछा गया है ये सवाल, है ना। और ये ऑटोमेटिक मशीन थी, ठीक है। और जो इसमें देखिए ये प्रोग्रामेबल था, और इसमें जो प्रोग्राम किया गया था वो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा किया गया था। ये भी सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। इसको दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर भी कहते हैं, लेडी एडा अगस्टा को। और इन्होंने ही बाइनरी सिस्टम का भी आविष्कार किया था, ठीक है। इसे ही ब्यूटी विद ब्रेन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा कौन से इंजन का आविष्कार किया गया था। तो एक तो डिफरेंस इंजन था, और दूसरा एनालिटिकल इंजन है। और इसमें प्रोग्रामिंग किसने की थी, तो लेडी एडा अगस्टा ने। फिर आता है सेंसस टेबुलेटर। नाम से ही पता चल रहा है सेंसस के लिए था, यानी कि जनगणना के लिए था। इसको हर्मन होलरिथ ने इन्वेंट किया था, इसको आपको याद रखना है जनगणना के लिए, ठीक है। इन्होंने ही पंच कार्ड का भी आविष्कार किया था, जो कि एक मेमोरी डिवाइस है, इसको हम आगे देखेंगे। तो ये देखिए पंच कार्ड इस तरह से इसमें होल हुआ करता था, जिसको एक पंच कार्ड रीडर जो है रीड करता था, है ना। होल मतलब जीरो समझ लीजिए, और जो नहीं है वो वन, है ना, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी भाषा को ही समझता है, जीरो वन को। तो किसी न किसी फॉर्म में तो लाना पड़ेगा अपने को। तो इस तरह से पंच कार्ड में होल हुआ रहता था, ठीक है। उस होल को ये रीड करता था। पंच कार्ड भी बोलते हैं इसको, हॉलरिथ ने बनाया था इसलिए हॉलरिथ कार्ड भी बोलते हैं। और आईबीएम के पीसी में यूज़ हुआ था, इसलिए आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं। पूछा जाता है कि पंच कार्ड का क्या यूज़ है, तो ये इसका जो यूज़ है वो डाटा प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। फिर आता है मार्क वन। इसको हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था, ठीक है। और आईबीएम के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है। इसको आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। ये सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन था, इसको आपको याद रखना है। अगर पूछे कि सबसे पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल काउंटिंग मशीन कौन सा था, तो वो मार्क वन था। और इसका इन्वेंशन किसने किया था, तो हार्वर्ड आइकेन ने किया था। फिर आता है एनिएक। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसको याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। ये पहला, अगर इलेक्ट्रॉनिक बोले, पहला डिजिटल बोले, या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बोले, तो आपको एनिएक को ही टिक करना है, ठीक है। इसका जो आविष्कार है वो जॉन मॉचली और जेपी एकर्ट ने किया था। इसको कई बार पूछा गया है ये सवाल, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी भी देखिए रूम के साइज़ के ही हैं जो कंप्यूटर हैं। फिर आता है एडवेक। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको वन न्यूमैन ने बनाया था। फिर है यूनिवेक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बारे में जो मेन जानकारी ये है कि ये कमर्शियल कंप्यूटर पर्पस के लिए पहला कंप्यूटर बनाया गया था, है ना। कमर्शियल पर्पस के लिए बनाया गया था, इसको आपको याद रखना है, यूनिवैक। फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसके बाद से कंप्यूटर का साइज़ छोटा होता गया। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है इंटेल 400
4 था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। और कुछ कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में देखें तो जैसे इंटेल का है ना, इंटेल ने पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, इसी के ही ये सब वर्जन से समझ लीजिए। सेलरॉन, पेंटियम, आइटेनियम आपको याद रखना है ना, ये भी इंटेल का ही है। और कोर i3, i5, i7 तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इसरो का जो है, जो इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, वो है विक्रम 1601, ठीक है। और आईआईटी चेन्नई द्वारा शक्ति बनाया गया है फिलहाल में, तो हो सकता है इससे पूछ ले। मोबाइल के माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप लोग सुने होंगे, स्नैपड्रैगन और मीडियाटेक काफ़ी फेमस है। आप पढ़ेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर में जो एडवांसमेंट आता गया धीरे धीरे करके, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आता गया, तो उसी टाइम पीरियड के हिसाब से हम कंप्यूटर के जनरेशन को डिवाइड किए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ईयर तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, फिर भी अगर आप याद रखना चाहें तो पहला और लास्ट को याद रख सकते हैं। पहला जो था वो 1945 से 1955 के बीच में था। ये सब को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, मैंने यहाँ पे चार्ट की तरह बना दिया है ताकि एक साथ आप लोग इसको समराइज़ कर सकें, ठीक है। पहला जो जनरेशन था उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, या कहें कि हार्डवेयर यूज़ होता था, वो वैक्यूम ट्यूब था। फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया, और फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आया, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जा सकता है इसको, या मशीन लर्निंग भी बोल सकते हैं, है ना। जो भी एडवांसमेंट आया है वो 5th जनरेशन में आया है। पहले जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता था वो मशीन लैंग्वेज में होता था, यानी 01 के फॉर्म में, है ना। इसमें प्रोग्रामिंग करना कठिन होता था, तो उसको ईजी करने के लिए फिर हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार होता गया, जैसे असेंबली लैंग्वेज है जिसमें निमोनिक्स यूज़ होता है। फिर हाई लेवल कंटिन्यू होता गया, है ना। मेमोरी के फॉर्म में देखें तो पहला जो जनरेशन है जहाँ से क्वेश्चन आता है वो पंच कार्ड का है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। फिर मैग्नेटिक टेप आया, आप लोग देखे होंगे पहले के कैसेट जो आते थे, है ना, वो मैग्नेटिक टेप के रहते थे। धीरे धीरे एडवांसमेंट आता गया, उसमें कैपेसिटी में इंक्रीज होता गया। फिर सेमीकंडक्टर आता गया। फिर आज की डेट में आप लोग जानते हैं पेन ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, या वर्चुअल मेमोरी है ना, ये सब आता गया। स्पीड की बात करें तो पहले मिली सेकेंड, फिर माइक्रो, फिर नैनो, फिर पीको, और ये कंटिन्यू है ना। पीको के बाद फेंटो, ऑटो सेकेंड, इस तरह से आते जाता है, जो आगे आएगा। बात कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन की। तो हमने देखा कि जो हार्डवेयर यूज़ होता था इसमें वो वैक्यूम ट्यूब था। ये काफ़ी हैवी थे और काफ़ी जो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते थे, ठीक है। और स्टोरेज के तौर पे हमने देखा इसमें पंच कार्ड यूज़ होता था, तो इसको याद रखना है। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज था वो लो लेवल में था, यानी कि मशीन लैंग्वेज में 01 को ही कंप्यूटर समझता है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कितनी कठिन रहती होगी। आपको 2 + 2 4 करना है, तो 2 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 01 के फॉर्म में, प्लस को भी और 2 को भी, है ना। फिर इसका ड्रॉबैक देखें तो एक तो बताया कि लार्ज साइज़ है, इसलिए मेमोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, है ना, और प्रोग्रामिंग भी इसमें टफ होती है, ठीक है। और यूज़ देखें तो ये साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री के लिए यूज़ होता था, मतलब कमर्शियल या घरेलू उपयोग के लिए नहीं होता था। एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है तो देख सकते हैं, एनिएक, एडवेक, एडसेक, यूनिवैक, जितने भी एसी लगे हुए हैं वो सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। मार्क 1 को भी आपको याद रखना, हमने देखा था मार्क 1, ठीक है। और IBM 650 को भी आपको याद रखना, ये दोनों आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब का फुल फॉर्म मैंने एक जगह पे देख लिया है, दे दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर आता है सेकेंड जनरेशन की। तो इसमें जो हार्डवेयर होता था वो ट्रांजिस्टर होता था, ठीक है। और स्टोरेज के तौर पे हम मैग्नेटिक स्टोरेज का यूज़ करते थे, मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप का। इस तरह का कैसेट आप लोग देखे होंगे, वो सब मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें जो डेटा है वो सिक्वेंसली एक्सेस होता था, मतलब डेटा को हम वन बाई वन करके फेच करते हैं, ठीक है, ऐसा करके। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग, तो इसमें हाई लेवल असेंबली लैंग्वेज का यूज़ होता था, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए 2 + 2 ऐड करना है तो पहले 01 के फॉर्म में चेंज करना पड़ता था, यहाँ पे निमोनिक्स होता था, यानी ऐड करना है तो सिंपल ADD ऐसा करके आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हो गया इसमें, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें पहले का हाई लेवल का, तो फोर्ट्रॉन और कोबोल इसका एग्जांपल है। फोर्ट्रॉन का अभी भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज था, तो इसको आपको याद रखना है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, आपको बताया था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें डेटा पहले स्टोर किया जाता है, फिर फेच किया जाता है, तो आपको याद रखना है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़ यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखें तो IBM 401, ये आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं सबको नहीं लिखा हूँ, आपको याद रखना है IBM 1401।
नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन। इसमें जो टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो है आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। इससे पहले ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। तो दोस्तों दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रांजिस्टर एक सिंपल सिंगल यूनिट है, जबकि आईसी जो है ऐसे हज़ारों ट्रांजिस्टर को मिला करके आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप का बोला जाता है। ठीक है। बात आती है इसमें स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल, वेरी लार्ज स्केल या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर के हिसाब से हमने इसको स्मॉल, मीडियम या लार्ज में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि लेस देन अगर 100 ट्रांजिस्टर हैं, 100 से कम ट्रांजिस्टर है तो उसको स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोल देंगे। 100 से 10,000 है तो उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेशन बोल देंगे। ऐसे ही आगे करके बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जैसे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आएगा तो वो 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर होगा तो अल्ट्रा लार्ज स्केल यूज़ होगा। ठीक है। जो कि अभी 5th जनरेशन में यूज़ होता है। बात करें इसकी आईसी की तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलके बनता है, इसको पूछा जाता है। पहला ऑप्शन सिलिकॉन रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो जर्मेनियम रहेगा। इसको सीता जी करके याद रख सकते हैं। ठीक है, सीता जी। आप लोग आलू चिप रखते हैं, सीता जी आईसी चिप रखती हैं। इनका जो इन्वेंशन है आईसी का वो जैक किल्बी ने किया था। जैक किल्बी हम लोग प्रिंटर में भी पढ़े थे, थर्मल प्रिंटर में ज़्यादा थर्मल यानी हीट होगा तो किल कर सकता है, इस टाइप से याद किए थे, जैक किल्बी। ठीक है। इसमें अभी हमने देखा स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होता है और इसमें प्रोसेसर यूज़ हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। माइक्रो प्रोसेसर नहीं बोल रहा हूँ, माइक्रो प्रोसेसर 4th जनरेशन में है, सिर्फ प्रोसेसर की बात करें तो 3rd जनरेशन में है। स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप का यूज़ हुआ था। ठीक है, इसकी कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ कर दी गई थी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला यूज़ किस में किया गया था तो 3rd जनरेशन। इसको आपको याद रखना है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया गया था। ठीक है, पिछले वाले में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, 3rd जनरेशन में रियल टाइम या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था। इसके बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है। और इसमें जो है रैम, कीबोर्ड या माउस का भी यूज़ किया गया था पहली बार। हाई लेवल के तौर पे बेसिक और पास्कल का यूज़ किया गया था। 2nd जनरेशन में हमने देखा था कोबॉल और फोर्ट्रॉन यूज़ हुआ था। ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो इसका IBM 360 है और हनीवेल 6000, इसको आपको याद रखना है। IBM 360 पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ऐसा याद रख सकते हैं। 4th जनरेशन की बात करें तो इसमें जो हार्डवेयर यूज़ हुआ था वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ हुआ था। यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली बार माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किस में किया गया था तो 4th जनरेशन में किया गया था। ठीक है, इंटेल 4004 जो है पहला माइक्रो प्रोसेसर था जिसको टेड हॉफ ने बनाया था। ठीक है। स्टोरेज सेमीकंडक्टर डिवाइस अब एडवांसमेंट आता गया। स्टोरेज में भी पहले पंच कार्ड आया था, फिर मैग्नेटिक टेप, फिर मैग्नेटिक टेप का कैपेसिटी इंक्रीज किया गया था, फिर सेमीकंडक्टर। ठीक है। ये भी पूछा जाता है मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है का जो चलन है वो 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ था, MS विंडोज़, यूनिक्स वगैरह। ठीक है। और पूछा जाता है लैन वैन, ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है, इसको हम नेटवर्क में पढ़ेंगे। और सी लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट जो है 4th जनरेशन से स्टार्ट हुआ था। IBM ने अपना पर्सनल कंप्यूटर स्टार्ट यहाँ से करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर जितने भी आप लोग लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट ये सब जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर में आता है। आगे हम देखेंगे मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का आविष्कार यहाँ से चालू हो गया था। स्टार 1000 भी इसका एग्जाम्पल है 4th जनरेशन का। अब देखते हैं 5th जनरेशन का। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन किया गया था। ये सबको आप लोग स्टार्टिंग मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो वैसा ही आपको याद रखना है लिस्ट वाइज। ठीक है। स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क है, वर्चुअल मेमोरी है या क्लाउड स्टोरेज है। ठीक है, क्लाउड स्टोरेज मतलब किसी सर्वर पे अपना डेटा को स्टोर करना। ठीक है। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया आप लोग जितना भी यूज़ करते हैं वो सब 5th जनरेशन का एग्जाम्पल है। इसमें प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। पहले के जो कंप्यूटर थे आप लोग देखे होंगे, इसमें माउस के लिए अलग पोर्ट रहता था, है ना, और कीबोर्ड के लिए अलग पोर्ट रहता था, VGA पोर्ट अलग है। तो सबको हटा करके एक USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस यानी कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया गया था, जिसमें सिंपल आप प्लग कीजिए और सीधा प्ले कीजिए, है ना। तो इसको आपको याद रखना है, प्लग एंड प्ले 5th जनरेशन। इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहे कि रोबोट्स कहे या नॉलेज बेस्ड सिस्टम बोले या मशीन लर्निंग की बात करें तो आपको समझ जाना है कि 5th जनरेशन की बात हो रही है, यानी कि अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है जिसका स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है ना। ये पूछा जाता है कि कौन सा जनरेशन अभी भी स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है, तो आपको आंसर 5th जनरेशन लगाना है। ऑप्शन में 6th भी रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट्स है, KBS यानी नॉलेज बेस्ड सिस्टम है या मशीन लर्निंग है।
ठीक है, ये 5th जनरेशन की बात है। एग्जांपल देखिए तो यही नोटबुक है, लैपटॉप, स्मार्टफोन जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है 5th जनरेशन का है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिग्नल देख लेते हैं। कंप्यूटर को जो सिग्नल मिलता है उसके हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो पहले एनालॉग देख लेते हैं। ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, यानी कि वेरिंग सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल बदलते रहता है। जैसे आपके घर की बात करें तो एसी पावर यूज़ होता है आपके यहाँ, है ना। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि वो चेंज होते रहता है। और एक आता है डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो फिलहाल वही एनालॉग सिग्नल की बात करी जा रही है। जैसे कि टेम्परेचर है, चेंज होते रहता है, प्रेशर है, समय के साथ चेंज होते रहता है ना। तो एग्जांपल देखें तो बीपी मशीन है, आप लोग देखे होंगे, है ना। और स्पीडोमीटर है, यानी कि आपकी जो बाइक में रहती है, ये वोल्ट मीटर है ना। ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल है। इसका स्पीड थोड़ा स्लो रहता है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर की। तो ये डिजिटल सिग्नल यानी कि 0 1 पे काम करता है, बाइनरी सिग्नल पे, ठीक है। और इसलिए इसका स्पीड भी फास्ट रहता है, क्योंकि ये मशीन की ही लैंग्वेज है। एग्जाम्पल देखें तो वही डेस्कटॉप, लैपटॉप, जितना भी आप लोग के पास है, यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी आपका डिजिटल कंप्यूटर है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, ठीक है। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर की, यानी कि एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल जो इसमें यूज़ होते हैं। तो ऑब्वियस है कि स्पीड भी इन दोनों के बीच में ही होगी, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के बीच में। एग्जांपल आपका सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे पेट्रोल पंप आप लोग देखे होंगे, जो ये पेट्रोल भरता है और उसके हाथ में जो रहता है एक व्हील टाइप से घूमते रहता है, ठीक है, वो उसको कन्वर्ट करता है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, और यहाँ पर हमें वो सिग्नल आउटपुट दिखाता है, ठीक है। और ECG मशीन भी आप लोग देखे होंगे, पेशेंट के बॉडी से अटैच कर दिया जाता है, ठीक है, सेंसर्स को, जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदल के हार्ट रेट से यहाँ पे शो करता है। क्लासिफिकेशन साइज और वर्क के हिसाब से क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, यानी कि माइक्रो से फिर मिनी, मिनी से मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर, वैसे ही वो कंप्यूटर फास्ट होता जाएगा। फास्ट होने के कारण कॉस्टली भी होता जाएगा, और साइज में भी लार्ज होता जाएगा, और कॉम्प्लेक्स भी होता जाएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसका जस्ट अपोजिट होता जाएगा। जैसे माइक्रो कंप्यूटर की बात करें हम, लैपटॉप है, कितना स्मॉल रहता है ना, और चीप भी रहता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा स्लो रहता है सुपर कंप्यूटर की तुलना में, ठीक है, और सिंपल भी रहता है ऑपरेट करने में। माइक्रो कंप्यूटर की बात कर लें तो आज की डेट में देखें तो 90% जो है माइक्रो कंप्यूटर ही यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखें तो पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर में 3 पार्ट जो है पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। सिस्टम यूनिट होता है, इनपुट आउटपुट यूनिट होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है। इसका ऑप्शन देख के आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, और जो बाकी ऑप्शन रहेंगे तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल में देखें, डेस्कटॉप आप लोग जानते हैं, डेस्क के ऊपर रखने वाला, है ना, जिसमें ये सब रखते हैं, CPU वगैरह। फिर लैपटॉप आया, उसको इस्तेमाल करने के लैप यानी कि गोद में जिसको लेके आप यूज़ कर सकते हैं, जिसकी लैपटॉप को ही नोटबुक भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेटबुक। तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं नोटबुक और नेटबुक क्या है। तो जनरली ऐसा परसेप्शन है कि जो 13 इंच से छोटा है वो नेटबुक है, और जो 13 इंच से ऊपर है वो लैपटॉप है, ठीक है। तो जनरली आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। नेटबुक में एग्जांपल देखें तो पहले का जो अभी जो आता है एप्पल आईपैड, वो एक नेटबुक का ही एग्जांपल है। फिर आता है टैबलेट, ठीक है। टैबलेट को पहचानने का तरीका है कि उसमें कीबोर्ड नहीं रहता, ठीक है, उसमें स्टाइलस एक पेन की तरह रहता है, वो इसमें यूज़ होता है। 8 से 10 इंच इसका जनरली साइज़ होता है। फिर आता है पाम टॉप, पाम यानी कि हथेली पे जो रखने वाला, या हैंड हेल्ड डिवाइस बोलें तो PDA है, स्मार्टफोन है। PDA पहले आता था, अभी तो जनरली यूज़ नहीं होता है ना। तो ये ऐसा समझ सकते हैं कि एक डिजिटल डायरी की तरह ही पहले यूज़ होता था, ठीक है। ये इसमें इसका सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाता था। तो ये है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। स्मार्टफोन आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है। तो हमने देखा माइक्रो कंप्यूटर जो है स्मॉल में साइज़ होता है और पोर्टेबल होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फर्स्ट PC डेवलपमेंट जो है IBM के द्वारा किया गया था। IBM का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि ये कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला कंपनी था। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आपको याद रखना है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर की बात, ठीक है। तो हमने देखा था जो हायरार्की है उसमें, है ना, पहले माइक्रो कंप्यूटर था, मिनी कंप्यूटर था, फिर मेन फ्रेम था, फिर सुपर कंप्यूटर था। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते जा रहे थे तो, है ना, उसका डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ता जा रहा था, है ना। तो जो हमारा पहला वाला कंप्यूटर था माइक्रो कंप्यूटर, उसमें सिंगल यूज़र ही यूज़ कर सकता है उसको, है ना। लेकिन यहाँ पे मिनी कंप्यूटर में 4 से 200 जो यूज़र्स हैं एक साथ उसको फेच कर सकते हैं, ठीक है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मल्टी यूज़र सिस्टम है और हाई प्रोसेसिंग पावर होता है। इंडस्ट्रीज़ और रिसर्च लैब वगैरह में इसका यूज़ होता है। एग्जांपल पूछा जाता है PDP-11 और IBM 8000, आप इसको याद रख सकते हैं। PDP-11 आप याद रखिए।
फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, इसको बिग आयरन कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है, ये जनरली आपके लोकल बुक में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी मल्टी यूज़र सिस्टम है, ऑब्वियसली इसका जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगा, तो 1000 यूज़र्स से भी ज़्यादा इसमें एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसका जो डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, और ये सेंट्रलाइज नेटवर्क में जैसे कि बैंक है ना, ये सब में यूज़ होता है। बैंक, रेलवे, एयरलाइन वगैरह में जितने भी उसके एम्प्लॉय हैं एक ही कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर को फैच करते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर लगभग एक जैसा है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है मेन फोकस डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी पे करता है, जबकि सुपर कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग पे जो है फोकस करता है, यानी कि प्रोसेसिंग उसका फास्ट होता है, जो भी काम दिया जाता है वो तुरंत उसको करता है, ठीक है। इसमें बात आती है डंब टर्मिनल की और इंटेलिजेंट टर्मिनल की। तो ये टर्म आप देख लीजिए, इसको तो वैसे इनपुट आउटपुट में पढ़ेंगे, फिर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा टच दे देता हूँ। डंब टर्मिनल नाम से ही पता चल रहा है, डंब मतलब कि जिसको ज़्यादा कुछ नहीं आता, यानी कि इसके पास सिर्फ इनपुट और आउटपुट डिवाइस रहता है। प्रोसेसिंग यूनिट या डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, इसको डाटा स्टोरेज जो है इसके पास नहीं रहता। जैसे सीसीटीवी का है, कैमरा है ना, सिंपल जो कैमरे में जो दिखता है उसको सीधे स्क्रीन पे दिखा देता है। इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है, इसके पास इनपुट आउटपुट डिवाइस तो रहता ही है, साथ में प्रोसेसिंग यूनिट भी रहता है, यानी प्रोसेस कर सकता है। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर का जो बेस है, स्ट्रक्चर है, उसमें जो क्लाइंट है जनरली मेन फ्रेम कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, मेन फ्रेम टाइप का कंप्यूटर रहता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है सुपर कंप्यूटर की, है ना, इसमें बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ यूज़ होते हैं। सुपर कंप्यूटर आप लोग जानते हैं, तो इसलिए इस प्रोसेसिंग स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई रहती है। मेन फ्रेम में हमने देखा डाटा हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड को फ्लॉप्स में मेज़र करते हैं, इसका कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। यूज़ कहाँ करते हैं, तो वेदर फॉरकास्टिंग यानी कि मौसम के पूर्वानुमान में इसका यूज़ होता है, एटॉमिक रिसर्च में यूज़ होता है, स्पेस रिसर्च वगैरह में, जो भी टिपिकल जो एरियाज़ हैं उसमें ये यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IBM रोड रनर आपको याद रखना है। क्रे 1 और परम तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वॉज CDC 600 और क्रे 1, दोनों अगर एक साथ आता है तो आपको CDC 6600 में टिक करना है, ठीक है। ए कंट्रोल डाटा ऑपरेशन CDC मतलब इसका फुल फॉर्म है। ये 1964 में आया था, इसको आप देख सकते हैं, पहले आया था, उसके बाद क्रे 1 जो है 1972 में आया था। सेमर क्रे के नाम से, ये जिसको फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, सेमर क्रे, उसके नाम से ये नाम रखा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है, CDC 6600 अगर पहले दिया तो इसको टिक करना है, अदरवाइज क्रे 1 को आपको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया की बात करें तो परम 8000 है। परम 8000 आप लोग सुने होंगे, है ना, तो परम 8000 को आपको याद रखना है। और ये जो परम 8000 है ये CDEC के द्वारा बनाया गया था, पुणे की कंपनी है ये, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया की बात करें तो डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर है, इसको याद रखना है, ठीक है। या विजय भट्ट भी दे दे ऑप्शन में तो उसको आपको टिक लगाना है। ये भाटकर है दोस्तों, यह भटकर है, भास्कर नहीं है, इसको याद रखना है, कई जगह गलत प्रिंट कर देते हैं, भास्कर नहीं है, भाटकर है, ठीक है। बार्क का जो सुपर कंप्यूटर है वो अनुपम है, इसको भी पूछा गया है। और इसरो का जो सुपर कंप्यूटर है वो विक्रम 100 है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया की बात करें तो परम प्रवेगा है, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा है, प्रवेग मतलब स्पीड होता है, फास्टेस्ट है। और लेटेस्ट की बात करें तो इंडिया में परम अनंता है, इसको आपको याद रखना है। वैसे ये डेटा चेंज होते रहता है ना, चाहे वर्ल्ड की बात करें कि इंडिया की बात करें, ये चेंज होते रहते हैं। तो एग्ज़ाम के पहले मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लेटेस्ट में सुपर कंप्यूटर है और फास्टेस्ट है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। फर्स्ट काउंटिंग मशीन ऑफ द वर्ल्ड वाज, तो पहला काउंटिंग मशीन हमने देखा था अबेकस था। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। ENIAC भी नहीं है, ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्रे 1 तो सुपर कंप्यूटर है। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइंड बाई चार्ल्स बेबेज वाज, पहला मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा कौन सा बनाया गया था, तो आपको बताइए कौन सा बनाया गया था। ENIAC तो इलेक्ट्रॉनिक था, पास्कलाइन जो है मैकेनिकल था, एनालिटिकल इसका सही आंसर है। एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, जिसमें लेडी एडा अगस्टा ने प्रोग्रामिंग की थी, ठीक है। एबेकस तो पहला गणना यंत्र है।
द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जहां इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोले या पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर बोले तो यानी एक जो है इसका आंसर है। सेंसस टेबलेटर एंड पंच कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय, तो सेंसस टेबलेटर और पंच कार्ड किसके द्वारा बनाया गया था? हरमन होलरिथ के द्वारा। द मशीन डेवलप्ड बाय हरमन होलरिथ इज, हरमन होलरिथ के द्वारा कौन सा मशीन डिजाइन किया गया था? तो अभी हमने देखा सेंसस टेबलेटर। द फर्स्ट कमर्शियल पर्पस कंप्यूटर वाज, कमर्शियल पर्पस की बात जहां आए तो यूनिवैक आपका सही आंसर है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब पहले में किया गया था, फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर आईसी आया, फिर माइक्रो प्रोसेसर आया और फिर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। इंटीग्रेटेड सर्किट वर फर्स्ट यूज्ड इन, आईसी का उपयोग कब किया गया था? तो थर्ड जनरेशन में किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर टेक्निक वॉज यूज्ड इन विच जनरेशन, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का उपयोग कौन से जनरेशन में किया गया था? तो सही आंसर है फोर्थ जनरेशन में। ठीक है। हाई टेक्निक लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग आर यूज्ड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि का उपयोग किस पीढ़ी के लिए किया गया था? तो अभी आपको याद रखना ये लेटेस्ट में भी चल ही रहा है ना, स्टिल डेवलपिंग स्टेज में है, तो ये फिफ्थ जनरेशन में किया गया था। आईसी चिप और मेड अप ऑफ, आईसी चिप आपको बताया था सीता जी से आपको याद रखना है। ठीक है, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो यहाँ पे सिलिकॉन दिया हुआ है। Which type of computer is known as big iron on the basis of memory size and performance, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? जहां बिग आयरन की बात आए तो मेन फ्रेम आपको याद रखना है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैलकुलेटर कैसा कंप्यूटर है? एनालॉग नहीं है, ठीक है, ये डिजिटल कंप्यूटर है। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम में, तो हमने देखा था मेन फ्रेम। फॉलोइंग इज माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन मोबाइल, मोबाइल में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज किया जाता था? इंटेल तो नहीं किया जाता, सेलरॉन भी इंटेल का है, पेंटियम भी इंटेल का है, स्नैपड्रैगन या मीडिया टेक वगैरह यूज करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वॉच करने के लिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।